हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेशन नंबर 18 चल रहा है, उसका थर्ड पार्ट है, यूनिट चल रही है हमारी फॉरेस्ट्री। अब तक हम लोग इसके अंदर फॉरेस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री करा था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी करे थे। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर पढ़ा, डिटेल में हम लोगों ने सिल्वीकल्चर को करने की कोशिश करी। पार्ट 3 है जिसमें हम लोग फॉरेस्ट मेंसुरेशन करेंगे। फिर पार्ट 4 में हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स करेंगे। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसके अंदर जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2021 की पिछले नोटिफिकेशन में दी हुई थी। इसके बाद एक या दो वर्जन इसके और आए हैं। जब नया नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कि हमें आईएसएफआर की कौन सा वर्जन करना है। अगर उसमें 2021 ही दिया होगा तो 2021 और उसके बाद की आई हुई वाली रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिर्फ जो नई रिपोर्ट है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग अपने करंट अफेयर्स के थ्रू कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग सीधे फॉरेस्ट मेंसुरेशन की तरफ चलते हैं। फॉरेस्ट मेंसुरेशन की अगर बात करें तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन मतलब मेजर करना। तो हम लोग मेजर कर रहे हैं किसको? फॉरेस्ट को। जब फॉरेस्ट को मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? हम लोग डायमेंशन देखेंगे, फॉर्म देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे और यील्ड देखेंगे इंडिविजुअल ट्रीज की एज वेल एज पूरे फॉरेस्ट के कंबाइंड फॉर्म में, यूजिंग स्टैंडर्ड साइंटिफिक मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इसके अंदर हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला सब्जेक्ट भी यूज होगा, मैथ्स का सब्जेक्ट भी यूज होगा, मेंसुरेशन भी यूज होगा, मल्टीपल स्ट्रीम्स एक साथ काम करती हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। इसमें हमें क्वांटिटेटिव डेटा मिलेगा जो कि हमारी फॉरेस्ट प्लानिंग के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट की वैल्यू लगाने के लिए या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज करना है, उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा बेसिकली। तो वो डेटा हमें यहाँ से मिलता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। फॉरेस्ट मेंसुरेशन की हेल्प से ही हम लोग इंपॉर्टेंट ट्री पैरामीटर्स को मेजर करते हैं जंगलों में, जैसे ट्री का डायमीटर कितना है, हाइट कितनी है, बेसल एरिया कितना है, क्राउन डायमेंशन कितनी है, एज कितनी हो गई, और उसकी साइंटिफिक एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए फॉरेस्ट मेंसुरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें। इट इसके अलावा फॉरेस्ट इन्वेंट्री के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। मॉडर्न फॉरेस्ट मेंसुरेशन की बात करें, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एस्टिमेशन ऑफ बायोमास, कार्बन स्टॉक एंड अदर इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूट्स। तो मतलब पहले जो था, पहले हम लोग जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट मेंसुरेशन की बात करें तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ जंगल की फिजिकल या क्वांटिटेटिव चीजों को देखते थे। जब फॉरेस्ट मेंसुरेशन की बात आई तो इसमें हम लोग उसमें बायोमास कितना है, कार्बन स्टॉक कितना है, कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है उसके थ्रू, इस तरह की चीजें भी हम लोग देखते थे, क्योंकि अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, लीडार, ड्रोन, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। एक्यूरेट मेंसुरेशन जरूरी है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर एक्यूरेट मेंसुरेशन होगा तभी हम लोग देख पाएंगे या आइडिया लगा पाएंगे, प्रोडिक्ट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना हमें हार्वेस्ट करना है, मॉनिटरिंग ग्रोथ की किस तरह से करनी है, प्लांटेशन की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, फॉरेस्ट को कंजर्व किस तरह से किया जा रहा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है। ये सभी चीजें तभी सक्सेस है अगर हम लोगों का मेंसुरेशन एक्यूरेट होगा। ठीक। इंपॉर्टेंस की बात करें, फॉरेस्ट मेंसुरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट डिटरमाइन द डायमेंशंस एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज एज वेल एज फॉरेस्ट स्टैंड्स वेयर विच आर एसेंशियल फॉर एस्टिमेटिंग टिम्बर अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो टिम्बर आ रहा है, और प्लानिंग हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। फॉरेस्ट मेंसुरेशन ही हमें एक्यूरेट एस्टिमेट देता है ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रोइंग स्टॉक, कितना टिम्बर हमारा रेडी टू यूज है, कितना ग्रोथ स्टेज में है। क्योंकि जो ग्रोथ स्टेज वाला है फिर हम लोग उसको नहीं करेंगे ना, और हमें पता चलेगा कि कितना ग्रोथ है, कितना अगले साल निकाल पाएंगे, तो एक एस्टिमेट्स भी हम लोग लगा पाते हैं। तो इसके थ्रू में एक्यूरेट एस्टिमेट मिलते हैं स्टैंडिंग टिम्बर के, जिससे हम लोग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। फर्दर जो हमारी ट्रीज की ग्रोथ है उसे एसेस करने के लिए, इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी को एसेस करने के लिए फॉरेस्ट मेंसुरेशन जरूरी होता है। देयर बाय इट हेल्प्स फॉरेस्टर्स फोरकास्ट फ्यूचर यील्ड एंड रेगुलेट हार्वेस्टिंग ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। ऐसा ना हो ना कि आपने एक बार में हार्वेस्ट कर लिया, दो बार में हार्वेस्ट कर लिया, फिर पता चला अगले 10 साल तक पेड़ ही नहीं बचे आपके पास हार्वेस्ट करने के लिए, या फिर उतने बड़े पेड़ हुए ही नहीं। तो इसलिए फॉरेस्ट मेंसुरेशन इसलिए भी जरूरी होता है। It supports the preparation of forest inventories by collecting reliable information on the tree species, density, size, volume, and distribution within a forest area. It assists in the preparation of scientific working plans. तो scientific working plans किस लिए बनाए जाते हैं? Scientific working plans पहले तो बनेंगे quantitative data की हेल्प से, ठीक है, और वो सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, हार्वेस्टिंग शेड्यूल्स के लिए, रीजनरेशन प्रोग्राम्स के लिए हम लोग साइंटिफिक वर्किंग प्लान्स बनाते हैं।
फॉरेस्ट मैन्सुरेशन का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, वो है इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट बाय एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि जब टिम्बर आ रहा है तो हम कितना टिम्बर निकाल पाएंगे हर महीना या हर साल, तो वो एस्टिमेशन भी हमें मिलेगा फॉरेस्ट मैन्सुरेशन से ही मिलेगा, ताकि हम प्रॉपर टिम्बर निकालें। ऐसा ना हो कि जो टिम्बर अभी इस साल वैल्यू नहीं है और अगले 2 साल बाद उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, और फिर वो पेड़ पूरी तरह से नहीं बढ़ा हुआ हो हार्वेस्ट करने के लिए और हमने वो पेड़ काट दिया, तो उसमें तो लॉस हो जाएगा ना हमारा। तो वो चीज भी देखनी होती है। The information obtained through mensuration supports forest research by evaluating the effects of silviculture treatments, management practices and environmental factors on tree growth। तो हम लोगों की जो सिल्विकल्चर की प्रैक्टिसेस होती है, ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं, तो मेंसुरेशन से या फॉरेस्ट मेंसुरेशन से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। और ये जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज में चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करता है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं ओवर द टाइम, thereby assisting in the assessment of forest health, productivity and conservation status। Accurate measurement होगा, it will help in improve decision making in the forest management by reducing estimation errors and ensuring sufficient allocation and utilization of forest resources। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा समझाने का नहीं था इस पॉइंट में। हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं, मेंसुरेशन कर रहे हैं, तो हमने बात करी कि हम ट्री की डायमेंशन से शुरू करते हैं ना, तो मेजरमेंट ऑफ ट्री डायमेंशन की बात करते हैं। ट्री मेजरमेंट जो होता है, ट्री मेजरमेंट के अंदर जो ट्रीज की फिजिकल डायमेंशन है हम लोग उसकी भी बात करते हैं, इंडिविजुअल ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करते हैं, और उसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग साइंटिफिक इवेल्युएशन और मैनेजमेंट करते हैं किसी भी पेड़ के लिए। फॉरेस्ट मेंसुरेशन का फाउंडेशन यहीं से शुरू होता है, ट्री मेजरमेंट से या फिर मेजरमेंट ऑफ ट्री डायमेंशन से। क्योंकि अगर ट्री का डायमेंशन हमारे पास एक्यूरेट है तो हम लोग उसका वॉल्यूम, उसकी ग्रोथ, उसकी यील्ड, उसका बायोमास, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये सब कुछ हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे। ट्री डायमेंशंस प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिससे हम लोग फर्दर फॉरेस्ट इन्वेंटरी में यूज करेंगे, वर्किंग प्लान प्रिपरेशन में यूज करेंगे, टिम्बर वैल्यूएशन में, प्लांटेशन मैनेजमेंट में और सस्टेनेबल हार्मिंग में यूज करें, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग में यूज करेंगे। मेजरमेंट डायरेक्टली हम लोग फील्ड में जाकर भी देख सकते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स, और इनडायरेक्टली देख सकते हैं थ्रू मैथमेटिकल रिलेशनशिप एंड एस्टिमेशन टेक्निक्स। स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट जो होंगे, इट प्रोड्यूसेस मिनिम जो 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 स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो एरर्स हमारे मिनिमाइज कर देते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, रिलायबल डेटा आता है, और फिर जो डेटा आ रहा है डिफरेंट फॉरेस्ट का, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स का, उसको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्री मैनेजमेंट के? ट्री मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला साइज और डायमेंशन आएगा इंडिविजुअल ट्रीज का एक्यूरेटली, वॉल्यूम आ जाएगा स्टैंडिंग ट्रीज का और फॉरेस्ट का, ट्री की ग्रोथ हम लोग असेस कर पाएंगे, उसका इंक्रीमेंट और प्रोडक्टिविटी देख पाएंगे ओवर द टाइम, मर्चेंटेबल टिम्बर जो है हार्वेस्ट करने के लिए उस ट्री में वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्रिएट कर पाएंगे, रिसोर्स असेसमेंट कर पाएंगे कि कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हमारे पास, कितना टिम्बर है एट अ टाइम, कितना टिम्बर है 2 साल बाद कितना होगा, 4 साल बाद कितना होगा। जो हमने प्लांटेशंस लगाई हैं उनका हेल्थ और डेवलपमेंट हम लोग मेजर कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे। फॉरेस्ट के अंदर जो बायोमास है, जो कार्बन स्टोरेज है, उसको समझ पाएंगे, उसका एस्टिमेशन कर पाएंगे। साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट और रिसर्च के लिए डेटा मिलेगा अगर हम लोग ट्री को ढंग से मेजर करेंगे तो। इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ टिम्बर हो पाएगा, अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो पाएगा, क्योंकि जब डिमांड सप्लाई हमें पता होगा, सप्लाई हमें मार्केट से पता है, हमारे पास डिमांड कितनी है, उसी से हम लोग इकोनॉमिक वैल्यूएशन करेंगे टू सपोर्ट सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड रीजनरेशन प्लानिंग। अब ट्री डायमेंशन मेजर कैसे करते हैं? तो जो मेजर मेजर ट्री के डायमेंशन हम उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले चीज आती है डायमीटर। जब डायमीटर की हम लोग बात करते हैं तो डायमीटर क्या है? ट्री स्टेम की थिकनेस है जिससे हम लोग ग्राउंड से एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड हाइट पे ही मेजर करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स बिकॉज जो ट्री का वॉल्यूम है वो उसके स्टेम के डायमीटर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। डायमीटर जो होता है इसको जनरली हम लोग ब्रेस्ट हाइट पे मेजर करते हैं, डीबीएच कहते हैं, जो कि 1.37 मीटर अबव होती है ग्राउंड लेवल पे। और बहुत सारी कंट्रीज में 1.3 मीटर है क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस बनी हुई है, बट यूजुअली हम लोग 1.37 मीटर पे करते हैं। डायमीटर मेजरमेंट जो होता है सिंपल है, क्विक है, हाईली एक्यूरेट होता है अगर प्रॉपर टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे। और जो डायमीटर डेटा होगा इसके थ्रू हम लोग फर्दर बेसल एरिया देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, ग्रोथ स्टैंड डेंसिटी या फिर टिम्बर वैल्यू देखते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो ट्री डायमीटर देखा जाता है वो 1.37 पर देखते हैं। 1.37 मीटर जो होता है ये 4 फीट 6 इंचेस के भी बराबर होता है, मतलब 4.5 फुट पर।
ठीक है, 4 फीट 6 इंचेस या फिर 1.37 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। इंडिया में जो पुराना देखा करते थे ना, जब ब्रिटिश टाइम पर देखा करते थे, जो बहुत पुराने फॉरेस्ट मैनुअल्स हैं, उसके अंदर ये हाइट 1.32 मीटर गिवन होगी, जो पुराने पुराने हमारे, या फिर 4 फीट 4 इंचेस होंगे, जो बहुत पुराने ब्रिटिश टाइम के हमारे मैनुअल्स होंगे। हाइट, जब हाइट की बात करते हैं तो ट्री की हाइट देखते हैं। जो ट्री की हाइट है ना, वो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस देखी जाती है फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री टू इट्स हाईएस्ट लिविंग पॉइंट। ट्री के बेस से लेकर ट्री के हाईएस्ट लिविंग पॉइंट तक जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, वो हमारा कहलाता है ट्री की हाइट। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टिम्बर वॉल्यूम निकालने के लिए और ट्री की ग्रोथ को इवेल्युएट करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइट मेजर की जाती है, जैसे हमारी टोटल हाइट हमारी पूरी हाइट हो जाती है। मर्चेंटेबल हाइट होती है कि कितना पार्ट हम टिम्बर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर जाके तो पत्ते भी होते हैं, छोटी छोटी टहनियां होती है, डंडियां होती हैं, वो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। बोल हाइट होती है, क्राउन हाइट होती है। ठीक है, ये चारों चीजें क्या होती हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। और क्योंकि ये चीज यहाँ पर लिखी नहीं है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई इसको कमेंट बॉक्स में लिख दे। टोटल हाइट, टोटल हाइट क्या होती है, जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है हमारा, ठीक है, इसमें यहाँ पे भी कुछ टहनियां निकली हुई हैं, तो ये जो यहाँ से लेके जो बिल्कुल टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट होगी ना, वो हमारी टोटल हाइट होती है। ये वो वर्टिकल डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल से लेकर बिल्कुल एब्सोल्यूट हाईएस्ट टिप जो होगी ट्री की, वहां तक के लिए। मर्चेंटेबल हाइट ऐसा नहीं होता। मर्चेंटेबल हाइट मान लो कि ये इतना ही मेन स्टेम है जो हम लोग दे सकते हैं। तो जो हमारी यूजेबल लेंथ है ट्री ट्रंक की, जिसे काट के हम बेच सकते हैं, पूरा तो नहीं बेच सकते ना, तो जो यूजेबल लेंथ है ट्री ट्रंक की, सिर्फ उसको हम लोग मर्चेंटेबल हाइट कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी ट्री का ट्रंक होता है जिसे हम काट के कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेच सकते हैं, चाहे टिम्बर के लिए चाहे पल्प के लिए, वो हमारा मर्चेंटेबल हाइट कहलाती है। फिर हमारी बोल हाइट क्या होती है, जो मेन स्टेम होती है ना, उसकी जो हाइट होती है, जो क्लियर मेन स्टेम होगी हाइट हमारे पेड़ की, उसकी जो हाइट है, वो हमारी क्या कहेंगे, वो हमारी बोल हाइट होती है। जैसे मान लो इसमें यहाँ पे टहनी निकली हुई है ना, तो ये जो पार्ट हो गया जमीन से लेके यहाँ तक की, जहाँ पे टहनी नहीं निकली हुई है, वहां तक की, मतलब अगर टहनियां निकलनी शुरू हो गई बीच में से, तो वो हमारी बोल हाइट का पार्ट नहीं होगा। तो जहां तक टहनी नहीं जा रही है, वो हमारी बोल हाइट होती है, जो क्लियर मेन स्टेम है। उसके बाद तो टहनियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। और जो क्राउन हाइट है, तो जहां पे ये क्राउन निकल, जहां पे ये टहनी निकलनी शुरू हुई है, यहाँ से जो ऊपर तक की हाइट होगी, वो हमारी क्राउन हाइट कहलाएगी। तो ये कोई इंसान अगर कोई कर सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दे टोटल हाइट, मर्चेंटेबल हाइट, बोल हाइट और क्राउन हाइट। हाइट मेजरमेंट जो होगा, हाइट मेजरमेंट की हेल्प से हम लोग साइट क्वालिटी देख पाएंगे, प्रोडक्टिविटी देख पाएंगे, और जो पेड़ों के बीच में कंपटीशन होगा आपस में, उसको हम लोग देख पाएंगे। हाइट को जनरली हम लोग हाइप्सोमीटर्स के थ्रू मेजर करते हैं। हाइप्सोमीटर्स होते हैं, क्लिनोमीटर्स होते हैं, लेजर रेंज फाइंडर्स होते हैं, या फिर बाकी कोई और हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसे देखेंगे। नॉर्मली हम लोग हाइप्सोमीटर और क्लिनोमीटर्स की यूज करते हैं यहाँ पे। क्राउन डायमेंशन की बात करें, क्राउन डायमेंशन क्या होता है, तो क्राउन डायमेंशन होता है कि मेन स्टेम के ऊपर, जो एक क्लियर मेन स्टेम थी, इसके ऊपर जो हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं, या ट्री का फोलियाज है जो ऊपर ट्री से फैला हुआ होता है, मेन स्टेम के ऊपर जो ट्री की ब्रांचेस हैं, फोलियाज है, वो हमारी क्राउन की डायमेंशन कहलाती है। इसके अंदर हमारे पास क्राउन विड्थ होती है, क्राउन डायमीटर होता है, क्राउन लेंथ होता है, क्राउन रेशियो होता है। क्राउन विड्थ, क्राउन लेंथ, क्राउन डायमीटर और क्राउन रेशियो। जो क्राउन मेजरमेंट होगा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्री विगर, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, कॉम्पिटिशन विद इन द स्टैंड। हेल्दी ट्रीज जो होंगे, दे पोजेस वेल डेवलप्ड क्राउन केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हायर ग्रोथ रेट्स। क्राउन मेजरमेंट को फर्दर हम लोग सिल्वीकल्चर में, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्टडीज में, फॉरेस्ट इकोलॉजी में यूज करते हैं। अब आता है हमारा इसमें स्टेम फॉर्म। स्टेम फॉर्म का क्या काम होता है, स्टेम फॉर्म जो होता है हमारा, इट डिस्क्राइब्स द एक्सटर्नल शेप एंड टेपर ऑफ द ट्री स्टेम फ्रॉम द बेस टू द टॉप। ये स्टेम के फॉर्म पे डिपेंड करेगा। जिन ट्रीज की स्ट्रेट और सिलेंड्रिकल स्टेम होती है, दे जनरली प्रोड्यूस हायर क्वालिटी टिम्पर और ग्रेटर मर्चेंटेबल वॉल्यूम्स। स्टेम फॉर्म जो होगी, इट इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम एस्टिमेशन एंड कॉमर्शियल वैल्यू ऑफ द टिम्बर। जितना ज्यादा स्ट्रेट होगा, उतना ज्यादा बेटर टिम्बर मिलेगा, उतनी ज्यादा उसकी कॉमर्शियल वैल्यू होगी। और वेरियस फॉर्म फैक्टर्स और टेम्पर इक्वेशंस इस चीज के लिए डेवलप की गई हैं, उसकी डेप्थ में हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बार्क थिकनेस, बार्क थिकनेस क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर बार्क सरफेस एंड द वुड सरफेस। बार्क और वुड के बीच का जो थिकनेस है, उससे हम लोग बार्क थिकनेस कहते हैं, कितना डिस्टेंस है। अब ये स्पीशी, एज, क्लास और ग्रोइंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। मेजरमेंट क्यों जरूरी है, फॉर एस्टिमेटिंग ओवर बार्क एंड अंडर बार्क टिम्बर वॉल्यूम। एक्यूरेट बार्क मेजरमेंट से क्या होगा, जो टिम्बर वॉल्यूम एस्टिमेशन है, वो हमारा ज्यादा बेटर हो पाएगा, ज्यादा प्रिसाइज हो पाएगा। बेसल एरिया,
बेसल एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ट्री स्टेम का, जो कि ब्रेस्ट हाइट पे मेजर किया जाता है। अगेन इंडिया के लिए ब्रेस्ट हाइट क्या है, 1.37 मीटर या फिर 4 फीट 6 इंचेस। ठीक, इसको यूजुअली हम लोग स्क्वायर मीटर में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारा एरिया है तो एरिया की डेफिनेशन हमारी मीटर स्क्वायर ही होगी। बेसल एरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ स्टैंड डेंसिटी, स्टॉकिंग एंड ग्रोइंग स्टॉक। फॉरेस्ट इन्वेंट्री में, थिनिंग ऑपरेशंस में, स्टैंड मैनेजमेंट में हम लोग इसको यूज करते हैं। वॉल्यूम की बात करें, ट्री वॉल्यूम क्या होता है, ये टोटल अमाउंट ऑफ वुड है जो कि स्टेम के अंदर होता है, और कुछ केसेस में हम लोग या कुछ पेड़ों के केस में ब्रांचेस को भी काउंट करते हैं। वॉल्यूम में बी एक्सप्रेस एज अ टोटल वॉल्यूम, मर्चेंटेबल वॉल्यूम, या फिर कॉमर्शियल वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन। एक्यूरेट वॉल्यूम एस्टिमेशन हम लोग रखेंगे तो टिम्बर हार्वेस्टिंग हमारी बेटर हो जाएगी, फॉरेस्ट वैल्यूएशन हम लोग कर पाएंगे, ईल्ड प्रोडिक्शन कर पाएंगे। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायमीटर, हाइट और स्टेम फॉर्म को यूज करते हैं। तो जो ट्री का वॉल्यूम है उसके लिए हम लोग डायमीटर, हाइट और स्टेम फॉर्म को यूज करते हैं। एक्सप्रेस हम लोग इसको टोटल वॉल्यूम बोलेंगे, मर्चेंटेबल वॉल्यूम बोलेंगे, या फिर कॉमर्शियल वॉल्यूम बोलेंगे। एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा ये चीजें आपको अभी। एज की बात करें तो ट्री की एज जो होती है, ट्री की एज को हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स में बताते हैं, डेट हैव इलेप्स्ड सिंस द ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड। नॉलेज ऑफ अ ट्री एज इज इंपॉर्टेंट, ताकि हमें उसकी ग्रोथ रेट पता चल पाए, रोटेशन एज पता चल पाए, प्रोडक्टिविटी और यील्ड पता चल पाए। एज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग प्लांटेशन रिकॉर्ड देखते हैं, एनुअल ग्रोथ रिंग्स देखते हैं जो कि पेड़ के स्टेम में होती हैं, इंक्रीमेंट बॉर्डर्स देखते हैं, और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। एज डिटर्मिनेशन से हम लोग फॉरेस्ट के मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाएंगे रिगार्डिंग थिनिंग, हार्वेस्टिंग एंड रीजनरेशन। ग्रोथ एंड इंक्रीमेंट की बात करें तो ग्रोथ और इंक्रीमेंट क्या होता है ट्री डायमेंशन में, जैसे उसके डायमीटर बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, बेसल एरिया बढ़ रहा है, या फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है ओवर द टाइम। इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट्स द मेजरेबल इंक्रीज इन एनी ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। 2 साल में कितना बढ़ गया, 3 साल में कितना बढ़ गया, वो हम लोग इंक्रीमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ मेजरमेंट की जब बात होती है तो इसमें हम लोग ट्री प्रोडक्टिविटी को इवेल्युएट कर पाएंगे, फ्यूचर फॉरेस्ट यील्ड हम लोग इवेल्युएट कर पाएंगे, या फिर बेटर शब्दों में बोले तो एस्टिमेट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। इंक्रीमेंट की स्टडी हम लोग करते हैं तो हमें अप्रोप्रिएट रोटेशन एज मिलेगी, हार्वेस्टिंग का शेड्यूल मिलेगा। इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने मान लीजिए कि पेड़ ले लिया, तो ये जो पूरी हाइट है मिला के, ये इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, ये इसकी स्टंप हाइट कहलाती है, जहां से हम लोग एक्चुअली में अपने मेजरमेंट शुरू करते हैं, चाहे हमारा मर्चेंट टेबल हाइट हो या फिर बेसिकली मर्चेंट टेबल हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक जहां तक हमारे पत्ते नहीं निकल रहे, वो हमारी मेन वो हो गई, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, ये हमारी अलग अलग स्टेम हमारी बाइफरकेट हो गई ना, तो क्लियर स्टेम यहाँ तक की निकल कर आई है। ये हमारी मर्चेंटेबल हाइट हो गई। ये हमारी ब्रेस्ट हाइट हो गई 1.37 मीटर की। बोल हाइट हमने बताई, मर्चेंटेबल हाइट यहाँ से स्टम्प से लेके ऊपर तक की, स्टम्प से लेके जहां तक की बोल हाइट है वो हमारी मर्चेंटेबल हाइट हो गई। और जहां से पत्ते निकल रहे हैं वहां से जो ऊपर तक के पत्ते हैं वो हमारी क्राउन हाइट कहलाएगी। ठीक है, ब्लू कलर की क्राउन हाइट है, ग्रीन कलर की बोल हाइट या मर्चेंटेबल हाइट है, ये हमारी स्टंप हाइट है। इसमें एक एग्जांपल भी हमें दे रखा है कि कुछ इस तरह से निकलेगा बोल हाइट में। ट्री ट्री के क्राउन की बात करें तो एक हमारा क्राउन रेशियो होता है। ठीक है, ये हमारी क्राउन की लेंथ है, जो हमारी क्राउन की हाइट थी वही बेसिकली क्राउन की लेंथ है ना। क्राउन का डायमीटर क्या हो गया, ये हमारे क्राउन की विड्थ निकल कर आएगी, उसी के हिसाब से क्राउन का डायमीटर निकल कर आएगा। ये जो है आप देख रहे हो ये कितना बड़ा है, ये जो पूरा निकल कर आ रहा है, ये हमारा क्राउन का डायमीटर है इसी के अंदर, और उसकी जो चौड़ाई है वो हमारी क्राउन की विड्थ हो जाएगी। तो क्राउन डायमीटर क्या है, हॉरिजॉन्टल विड्थ जो होती है क्राउन की, वो हमारे डायमीटर के बराबर होती है। और जब क्राउन की विड्थ की बात करते हैं ना, जब मैक्सिमम स्प्रेड ऑफ द क्राउन एज सीन फ्रॉम द अबव ऑफन मेजर्ड अक्रॉस द लॉन्गेस्ट एक्सिस एंड इट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, वो हमारी क्राउन की विड्थ हो जाती है। जब क्राउन के रेशियो की हम लोग बात करते हैं तो क्राउन का रेशियो क्या होता है, क्राउन की लेंथ अपॉन टोटल हाइट। क्राउन की लेंथ अपॉन टोटल हाइट हमारा क्राउन का रेशियो कहलाता है। ठीक है, फिर ट्री मेजरमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, एक हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट्स होते हैं, एक हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स होते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट जो होंगे वो हम लोग डायरेक्टली ट्री के डायमेंशन को मेजर करके निकाल लेते हैं यूजिंग सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होगी विदाउट एनी मैथमेटिकल एस्टिमेशन, तो ये एक्चुअल सीधा सीधा नाप रहे हैं, कुछ एस्टिमेशन नहीं है, कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं हो रहा। जैसे कि डायमीटर हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, बार्क की थिकनेस हो गई, क्राउन की विड्थ हो गई, स्टंप हाइट हो गई, ये हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। They generally provide greater accuracy and form the basis for further calculation. इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इसके लिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर कोई एम्पेरिकल इक्वेशंस लगाते हैं, टेबल को यूज करेंगे या फिर कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करेंगे। तो ये हमारे एस्टिमेट्स पे बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे नापा नहीं जा रहा है, ये प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि इतना हो सकता है, इतना होना चाहिए।
These measurement depend upon one or more directly measured parameters. Example, जैसे ट्री वॉल्यूम है या बायोमास है या कार्बन स्टॉक है, फॉर्म फैक्टर है, यील्ड एस्टिमेशन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट के. इनडायरेक्ट मेथड आपका टाइम बचाएंगे, पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डायरेक्ट मेजरमेंट इज डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकल. ग्रोथ एंड इंक्रीमेंट की बात करें, हमने यहाँ पे बात करी कि ग्रोथ और इंक्रीमेंट हम लोग देखते हैं, तो जो टाइप ऑफ इंक्रीमेंट है, टाइप ऑफ इंक्रीमेंट क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू द साइज, टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ ट्री और फॉरेस्ट स्टैंड ओवर टाइम, whereas इंक्रीमेंट रेफर्स टू द मेजरेबल इंक्रीज इन पर्टिकुलर ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो ग्रोथ क्या हो गई? ग्रोथ हमारा ट्री या फिर फॉरेस्ट के स्टैंड में जो मतलब जो इंक्रीज हो रहा है. बट जब इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर ट्री कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, डायमीटर की, हाइट की, जिसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं. तो हम चेंज निकाल दे कि पहले इतना था, अब इतना हो गया. मेजरमेंट ऑफ इंक्रीमेंट एसेंशियल क्यों है? ताकि हम लोग फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी असेस कर पाए, फ्यूचर यील्ड हम लोग देख पाए और डिटरमाइन कर पाए अप्रोप्रिएट हार्वेस्टिंग शेड्यूल. इसमें एक हमारा होता है करंट एनुअल इंक्रीमेंट, CAI. करंट एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है? ये वो एक्चुअल इंक्रीज होता है ट्री कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, जैसे कि वॉल्यूम हुआ, डायमीटर हुआ, हाइट हुआ, बेसल एरिया हुआ, किसी भी सिंगल ईयर में. ये एनुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा अकरिंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स. CAI जो होता है, इट यूजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्री ग्रोथ. CAI usually increases during the early stages of the tree growth, reaches a maximum value and gradually decline as the tree matures. ठीक है, तो यूजुअली अर्ली ग्रोथ के टाइम पे CI हमारा बढ़ता है, जो भी ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर एक्चुअली में हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो शुरू में बढ़ेगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. तो शुरू में ऐसे बढ़ा, फिर ये एक मैक्सिमम वैल्यू पे आकर रह गया, फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. कुछ इस तरह से इसका ग्राफ भी अगर देखेंगे तो ऐसा बनेगा. इट इज यूजफुल फॉर स्टडिंग एनुअल ग्रोथ पैटर्न्स, इवेल्युएटिंग द रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीज टू एनवायरमेंटल कंडीशन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. मीन एनुअल इंक्रीमेंट देखा जाता है, ये क्या होता है? इट इज द एनुअल इंक्रीज इन द ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्री और स्टैंड. जब से पेड़ को लगाया है तब से हर साल का जो एक एनुअल इंक्रीज निकाला जा रहा है, उसका भी एक एवरेज ले लिया. इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्यूमुलेटेड ग्रोथ by the age of the tree or stand. MAI generally increases gradually during the early years, reaches a maximum value and then declines as the growth slows. It is widely used for determining the biological rotation age of the forest plantation. पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट होता है. पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है? ये वो एनुअल इंक्रीज होता है ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो कि ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर देखा जाता है, बट लॉन्गर देन 1 ईयर. इसके अंदर हम लोग टोटल इंक्रीमेंट जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बाय द पीरियड, बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडेड इन दैट पीरियड. PAI provides more stable estimate than CAI by minimizing the effect of annual fluctuations in the growth. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट ग्रोथ. ठीक है, लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए हम लोग PAI को ज्यादा यूज करते हैं, उसकी एनालिसिस के लिए और स्टैंड डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग के लिए. अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा यील्ड रेगुलेशन का. यील्ड रेगुलेशन क्या होता है? यील्ड रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग. यील्ड तो आ रही है बट उसे रेगुलेट कर रहे हैं, तो कितना हार्वेस्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा यील्ड रेगुलेशन कहलाता है. और क्यों करते हैं? टू एंश्योर अ कॉन्टिन्यूस एंड सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. क्योंकि देखो, मान लो आज के दिन में 1,000 पेड़ हैं, अब आपके पास है, या तो आप 1,000 के 1,000 पेड़ आर काट लो, उसकी जगह छोटे पेड़ लगाओगे, उन्हें ग्रो होने में 10 साल लगेंगे. या फिर आप क्या करोगे? आप हर साल 100-100 पेड़ काटते जाओगे, 100-100 पेड़ लगाते जाओगे, और हर 10 साल बाद आपको 100 नए पेड़ मिलते जाएंगे कटने के लिए. तो वो एक यील्ड रेगुलेशन हो गया. It aims to maintain a balance between the annual growth of the forest and the quantity of timber removed through the harvesting. Primary objective क्या रहेगा yield regulation का? To achieve sustained yield whereby forest resources are utilized without reducing their future productive capacity. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ yield रेगुलेशन का? एक ऐसी सस्टेनेबल yield लेकर आनी है जहां पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, बट फ्यूचर के लिए भी उन्हें छोड़ रहे हैं. ऐसा ना हो कि हम लोग यूज करते करते उन्हें खत्म ही कर दे. yield regulation forms one of the fundamental principles of scientific forest management and working plan preparation. It helps maintain forest productivity, ecological stability, or continuous availability of timber and other forest products. इफेक्टिव यील्ड रेगुलेशन से हमारे पास क्या रहेगा? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहेगी ग्रोइंग स्टॉक की भी, इंक्रीमेंट की भी, रोटेशन एज की भी और फॉरेस्ट एरिया की भी. मेथड की बात करें यील्ड रेगुलेशन के लिए क्या क्या मेथड होते हैं? सबसे पहले हमारा एरिया रेगुलेशन होता है. एरिया रेगुलेशन क्या करता है? इट डिटरमाइंस अलाउएबल एनुअल कट. ठीक है, कितना एनुअली कट हम अलाउ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एरिया शेड्यूल फॉर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग ईच अदर और वर्किंग ड्यूरिंग ईच ईयर और वर्किंग पीरियड.
टोटल फॉरेस्ट एरिया जो होगा ना उसको हम लोग रोटेशन एज के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं कि कितने कितने टाइम बाद हम लोग वहां पे लौट कर आएंगे। जैसे मान लीजिए एक पूरे एरिया को आपने 10 उसमें डिवाइड कर दिया, वो जो 1000 पेड़ का हमने एग्जांपल दिया है ना, हर उसको हमने 100 पेड़ बांट दिए। आज हमने और उसको नंबर दे दिया मान लो 1 to 10 का। तो आज हम तो एक साल हमने 1 वाला काटा, फिर अगले साल हम 2 वाला काटेंगे, फिर अगले साल उसके अगले साल 3 वाला काटेंगे, फिर हम 4 वाला काटेंगे, और एक टाइम में 10 साल बाद जो हमने 1 लगाया था वो वापस से हो जाएगा, वापस से वो पूरा काटने लायक हो जाएगा, तो हम उसको काट देंगे। फिर उसके बाद जो टू जब 2 काटा था हमने उसके 10 साल बाद 2 भी रेडी हो जाएगा कटने के लिए। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ये एरिया में हमने बांट के उसको, जहां पे हम अलाउएबल एनुअल कट की बात कर रहे हैं उसमें हमने बांट दिया। This method is simple to apply and is particularly suitable for even age plantation and forest with uniform stand condition. एरिया रेगुलेशन सिर्फ एक ऑर्डरली हार्वेस्टिंग देता है, रीजनरेशन देता है अक्रॉस द फॉरेस्ट लैंडस्केप। फिर दूसरा तरीका होता है कि हम लोग वॉल्यूम के बेसिस पे करें, वॉल्यूम रेगुलेशन कर रहे हैं। इट डिटरमाइन द अलाउएबल कट बेस्ड ऑन द अवेलेबल ग्रोइंग स्टॉक एंड द एनुअल और पीरियोडिक इंक्रीमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसके हार्वेस्टिंग जो वर्किंग पीरियड के हिसाब से थे, एरिया शेड्यूल था उसके थ्रू कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग अवेलेबल ग्रोइंग स्टॉक के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं और कितना एनुअल या पीरियोडिक इंक्रीमेंट होगा। हार्वेस्टिंग इज रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ टिम्बर। पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, रोटेशन एज और इक्वल एरिया के हिसाब से कर रहे थे एरिया रेगुलेशन में। वॉल्यूम रेगुलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी ऑफ टिम्बर पे बात कर रहे हैं दैट कैन बी सस्टेनेबली रिमूव्ड विदाउट रिड्यूसिंग फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। This method requires accurate estimate of standing volume, growth rate, and increment obtained through forest mensuration. Volume regulation is widely adopted in the forest, जहाँ पे ट्री के साइज और एज जो है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। जैसे हमने एरिया रेगुलेशन में तो हमने रैंडमली मान लिया ना कि सारे पेड़ तो 10 साल में देंगे। अब कहीं पे कोई पेड़ 5 साल में हो रहा है, कोई 8 साल में हो रहा है, किसी को 20 साल लग रहे हैं, किसी को 2 साल लग रहे हैं, तो उस केस में हम एरिया रेगुलेशन काम नहीं कर पाएगा। उस केस में वॉल्यूम रेगुलेशन काम करेगा। फिर एक होता है कि दोनों को हमने कंबाइन करते हैं, कंबाइंड एरिया एंड वॉल्यूम रेगुलेशन। जब कंबाइंड एरिया और वॉल्यूम रेगुलेशन की बात करते हैं, इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ एरिया एंड वॉल्यूम क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द अलाउएबल एनुअल हार्वेस्ट। द एरिया शेड्यूल फॉर हार्वेस्टिंग जो भी होगा उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ टिम्बर अवेलेबल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं विद इन दैट एरिया। इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी, रेदर देन कि खाली एरिया या फिर खाली वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं। कंबाइंड रेगुलेशन जो होता है तो ये मिक्स फॉरेस्ट के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, जहाँ पे अनइवन एज स्टैंड्स होते हैं, या फॉरेस्ट होंगे जिसमें वेरिंग साइट होंगी, साइट क्वालिटी अलग अलग तरह की होंगी, प्रोडक्टिविटी हर साइट की अलग अलग होगी। वहां पे हम लोग कंबाइंड एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। इसके अंदर सस्टेनेबल टिम्बर प्रोडक्शन रहेगा वाइल मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ, स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है। फिर बात आती है इसमें फॉरेस्ट इन्वेंट्री की, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी। फॉरेस्ट इन्वेंट्री की बात करें तो कि ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की है, ताकि उसकी हेल्प से, फॉरेस्ट इन्वेंट्री की हेल्प से उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा सके। मतलब उनकी एनालिसिस ऐसी करनी है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फॉरेस्ट के अवेलेबल रिसोर्सेज को, है ना, हम लोग कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, किस लिए, ताकि उनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिटरमाइन कर पाए। ये जो प्रोसेस हुआ ये हमारा फॉरेस्ट इन्वेंट्री कहलाता है। वन ऑफ द प्राइमरी वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्या है, असेसिंग द ग्रोइंग स्टॉक इंक्लूडिंग द नंबर, साइज, वॉल्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज विद इन अ फॉरेस्ट एरिया। इट डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करेगा ये, species composition of forest by identifying the tree species present and evaluating their relative abundance and distribution। तो जो हमारी ट्री स्पीशीज हैं उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन कर रहा है कि कहाँ पे कितनी ट्री स्पीशीज हैं और उनका अबंडेंस कहाँ पर है, कहाँ बहुत ज्यादा है, कहाँ बहुत कम है, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब काम फॉरेस्ट इन्वेंट्री के अंदर आता है। इट इवेल्युएट्स हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट स्टैंड by recording information on diseases, insect attack, fire damage, mortality and other disturbances। रिलायबल डेटा मिलेगा यहाँ से। अगर रिलायबल डेटा आता है तो उसकी हेल्प से हम लोग फर्दर अपने वर्किंग प्लान्स पे काम कर पाएंगे, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ हार्वेस्टिंग करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, थिनिंग या जो भी हमारे दूसरे सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस है वो तभी कर पाएंगे जब एक्यूरेट और रिलायबल डेटा हमें मिलेगा। उसके लिए फॉरेस्ट इन्वेंट्री हमारी बहुत जरूरी होती है। इन्वेंट्री डेटा को हम लोग फर्दर यूज करते हैं फॉर एस्टिमेटिंग स्टैंडिंग टिम्बर वॉल्यूम, मर्चेंटेबल टिम्बर या बाकी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है। ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देगा इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए, बायोडायवर्सिटी असेसमेंट्स के लिए, हैबिटेट इवैल्यूएशन के लिए, या लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। फॉरेस्ट इन्वेंट्रीज प्रोवाइड्स बेसलाइन डेटा फॉर एस्टिमेटिंग फॉरेस्ट बायोमास, कार्बन स्टॉक एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल।
अंडर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, ये तो बेसिक थ्योरी है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आती है। सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट इन्वेंट्री होगी। मैनेजमेंट इन्वेंट्री क्या करती है? इट इज ओके, मैनेजमेंट इन्वेंट्री इज कंडक्टेड टू ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग प्लान्स एंड डे टू डे फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिसीजंस। उसके लिए मैनेजमेंट इन्वेंट्री बनाई जाती है ताकि हम लोग वर्किंग प्लान्स पे काम कर पाएं और डे टू डे फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिसीजंस की बात कर पाएं। It provides data on growing stock, increment, regeneration, stand structure या forest conditions, ताकि हम लोग हार्वेस्टिंग और सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस प्लान कर पाए। दिस इन्वेंट्री फॉर्म द बेसिस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फिर प्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री आती है। प्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री क्या करती है? इट इज कैरिड आउट बिफोर इनिशिएटिंग कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। ठीक है, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट से पहले प्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री बनाई जाती है। इंडस्ट्रियल प्लांटेशन से पहले बनाई जाएगी या फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से पहले बनाई जाएगी। तो उसके इसमें क्या है, जो अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और इकोनॉमिक वैल्यू है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट, हमें ये असेस करना होता है। इन्फॉर्मेशन जो हमें इससे मिलेगी उसकी हेल्प से हम लोग फर्दर आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग देखते हैं। फिर हमारी नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री होती है। एक लार्ज स्केल सर्वे किया जाता है टू है ना, टू एस्टिमेट द एक्सटेंट, कंडीशन, कंपोजिशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट एट नेशनल लेवल। इसके अंदर ऐसी रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जिसकी हेल्प से हम लोग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाते हैं, रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, एनवायरमेंटल असेसमेंट किया जाता है या फिर कुछ इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके लिए भी। ये नेशनल इन्वेंट्रीज जो होंगी, दे जनरेट डेटा ऑन फॉरेस्ट कवर, ग्रोइंग स्टॉक, बायोमास, कार्बन स्टॉक, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट हेल्थ। इसके लिए हम लोग सैम्पलिंग मेथड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सैम्पलिंग मेथड की डिटेल में हम लोग इस अपने सिलेबस के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि नाबार्ड में जो स्पेशलाइज पोस्ट हैं उनके लिए उनके अंदर ये सब कुछ आता है। द रिजल्ट सपोर्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देख लीजिए, बायोमास और कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन। आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव सवाल आ सकता है आप लोगों के लिए 10 नंबर में लिखने के लिए, तो मैंने उसी हिसाब से टॉपिक बनाया है। बायोमास एस्टिमेशन की बात करें, बायोमास क्या होता है? जो टोटल ड्राई ऑर्गेनिक मैटर होता है लिविंग ट्रीज में या फिर बाकी वेजिटेशन में विद इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उससे हम लोग बायोमास बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉरेस्ट मेंसुरेशन का। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, एनर्जी पोटेंशियल, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड कार्बन स्टोरेज। इसमें एक अबव द ग्राउंड बायोमास होता है एजीबी, और एक बीजीबी होता है बिलो ग्राउंड बायोमास। जो एजीबी होगा ना, अबव ग्राउंड बायोमास, इसमें सारे लिविंग प्लांट्स कंपोनेंट्स आएंगे प्रेजेंट अबव द सॉइल सरफेस, सच एज स्टेम, ब्रांचेस, ट्विग, बार्क, लीव्स या foliage. The stem generally contributes to the largest proportion of the above ground biomass in mature trees. बिलो ग्राउंड बायोमास की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी रूट्स आती हैं या फिर अंडरग्राउंड लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्री ग्रोथ को और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करते हैं। ब्लो ब्लो ग्राउंड बायोमास जो होगा, जनरली एस्टिमेटेड इनडायरेक्टली यूजिंग रूट टू शूट रेशियो। रूट टू शीट शूट रेशियो या फिर कोई और ऐसा स्पेसिफिक मॉडल है जो कि डायरेक्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सकवेशन करना है ना, पेड़ को नीचे खोदते रहना वो डिफिकल्ट भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसमें जड़े वगैरह डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। टोटल बायोमास जो होगा वो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, अबव ग्राउंड बायोमास को और बिलो ग्राउंड बायोमास को। बायोमास इज कॉमनली एस्टिमेटेड यूजिंग एलोमेट्रिक इक्वेशन, जो कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती हैं बिटवीन द बायोमास एंड इजीली मेजरेबल ट्री पैरामीटर, जैसे डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट या फिर हाइट या वुड डेंसिटी को लेकर। स्पीशीज स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक एलोमेट्रिक मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एलोमेट्रिक क्या होता है। एलोमेट्रिक इक्वेशन से एलोमेट्रिक मॉडल्स वो होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग बायोमास कैलकुलेट कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट में। तो एलोमेट्रिक मॉडल्स होते हैं जो कि ज्यादा एक्यूरेट बायोमास एस्टिमेट देंगे। क्यों? बिकॉज दे अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन ट्री फॉर्म, वुड डेंसिटी एंड ग्रोथ पैटर्न्स। बायोमास एस्टिमेशन अपने आप में वाइटल रोल प्ले करता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी प्लानिंग में, कार्बन अकाउंटिंग में और क्लाइमेट चेंज रिसर्च के अंडर। कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन होता है। कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन क्या करता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन द लिविंग बायोमास, डेड ऑर्गेनिक मैटर, लिटर एंड सॉइल ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो कार्बन एस्टिमेट वो सारा कार्बन स्टोर देख रहा है जो कि लिविंग बायोमास के अंदर भी है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में भी है, लिटर में भी है या फिर सॉइल में है। फॉरेस्ट एक्ट एज an important carbon sinks by absorbing atmospheric carbon dioxide during photosynthesis and storing carbon within the plant tissues. ऑन एवरेज जो फॉरेस्ट बायोमास होता है, इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 50% कार्बन बाय ड्राई वेट, ऑल्दो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन हमारे स्पीशीज और एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वेरी कर जाता है। कार्बन स्टॉक जो होगा, इट इज कॉमनली एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल ड्राई बायोमास
by the appropriate carbon fraction. Carbon stock, it is commonly estimated by multiplying the total dry biomass by the appropriate carbon fraction. वो मॉडल टू मॉडल वेरी करेगा. कार्बन फॉर या फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को एस्टिमेट करने के लिए एसेंशियल क्या है, रोल ऑफ फॉरेस्ट को, है ना, मतलब ये एसेंशियल क्यों है, टू इवेल्युएट द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन. क्योंकि CO2 अगर ये कम कर रहा है तो उससे हमारा क्लाइमेट चेंज भी अफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस भी हमारा कम हो रहा है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए हमें फॉरेस्ट लगाने चाहिए. तो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इस चीज को एस्टिमेट कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैस में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे क्या इंपैक्ट आ रहा है. कार्बन स्टॉक असेसमेंट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम, जो अभी रिसेंटली शुरू भी हुआ है. कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू हुए हैं ना, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म एंड पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज. कार्बन एस्टिमेशन ये की कंपोनेंट है REDD प्लस का. REDD क्या होता है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इनिशिएटिव्स, जो कि फर्दर फॉरेस्ट कंजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं. एक्यूरेट कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन होगा तो उसकी हेल्प से गवर्नमेंट अपने लिए जो भी नेचुरल ग्रीन हाउस इन्वेंट्रीज हैं, अपनी पॉलिसीज हैं, वो बनाने में हेल्प कर, मतलब उनको बनाने में, उनके फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट्स को हेल्प मिलेगा. मॉडर्न कार्बन असेसमेंट कंबाइंस फील्ड मेजरमेंट विद रिमोट सेंसिंग, GIS, lidar, drones, एडवांस बायोमास मॉडल टू इंप्रूव प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी. इस वीडियो के अंदर इतना ही है. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाकी आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और टाइम टू टाइम बेसिस पे आप लोगों का काम होता रहे नाबार्ड के लिए. ये मेरा नाबार्ड के लिए टेलीग्राम चैनल है, नाबार्ड ग्रेड ए, और ये मेरा नाबार्ड के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. ये मेन चैनल है मेरा विश्वास क्लासेस का, जहाँ पे बाकी सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे. आप लोगों का बेनिफिट रहेगा अगर आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे तो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग, keep growing.